देखिए, कांग्रेस जो चुनाव हारी है वो ओवर कॉन्फिडेंस में थी कांग्रेस, और उसी का नतीजा है कि 3 राज्यों में कांग्रेस जो है चुनाव हार गई। इंडिया गठबंधन के नेताओं को साथ न लेना, इन्होंने वादा करके मध्य प्रदेश में जो है इन्होंने एक सीट भी नहीं दी अखिलेश जी को, लेकिन बाद में कमलनाथ जी जो है इनकार कर गए। और कमलनाथ जी को थोड़ा घमंड गरूर था कि हम अपनी बदौलत चुनाव जीत लेंगे, और उसी में उन्होंने माननीय अखिलेश यादव जी के खिलाफ भी अखिलेश और क्या है इनका, ये सब शब्द इस्तेमाल किए। हाँ, अखिलेश यादव जी की वजह से मध्य प्रदेश में इतना बुरा असर पड़ा है, छत्तीसगढ़ में भी पड़ा है। आज छत्तीसगढ़ में भी यादव समाज का बहुत अच्छा आउट है, तो ये असर तो पड़ा है, हर जगह असर पड़ा अखिलेश जी को, क्योंकि तमाम नेताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने, चाहे वो कोई किसी पार्टी को हो, उन्होंने कमलनाथ के इस बयान की निंदा की थी। और ये बड़ी पार्टियां जो हैं नहीं चाहती हैं कि क्षेत्रीय पार्टियां उभरें। पे अखिलेश यादव जी ने कहा कि भाई इनमें और बीजेपी में कोई फ़र्क नहीं है, हर एक नेता दिल बड़ा करेंगे। और हम तो ये भी कहेंगे कि बहन मायावती जी को भी इस गठबंधन में शामिल हो जाना चाहिए। तो अगर भाजपा जैसी सांप्रदायिक ताकतों को रोकना है, क्योंकि भाजपा देखिए अभी मंदिर का मुद्दा लेकर के पूरे देश में आंदोलन करेगी, तो इस खतरनाक खेल को समझना है सबको। कांग्रेस को दिल बड़ा करना चाहिए, और कांग्रेस अगर दिल बड़ा नहीं करेगी तो बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे लोग। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। आज हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं, वही वाराणसी जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। बीते दिनों 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद कहीं न कहीं पूरे देश भर में इस वक्त बीजेपी की बड़ी बल्ले बल्ले है, तो वहीं कहीं जो विपक्षी थे उनके बीच निराशा देखी जा रही है। 3 राज्यों में कांग्रेस बुरी तरह से चुनाव हार गई है और भारतीय जनता पार्टी ने शानदार मतलब प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के सम्मानित नेता, वरिष्ठ नेता अतहर जमाल लारी साहब हैं, जिनसे आज हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपके दर्शकों का भी स्वागत है। सबसे पहले तो हम प्रतिक्रिया ही जानना चाहेंगे कि 3 राज्यों में कांग्रेस बुरी तरह से चुनाव हार गई, विपक्षियों में काफ़ी ज़्यादा कौतूहल का माहौल है, तो किस तरह से मतलब क्या प्रतिक्रिया आपकी है? देखिए, कांग्रेस जो चुनाव हारी है वो ओवर कॉन्फिडेंस में थी कांग्रेस, और उसी का नतीजा है कि 3 राज्यों में कांग्रेस जो है चुनाव हार गई। और इंडिया गठबंधन जो बना था, इंडिया गठबंधन के नेताओं को साथ न लेना, अगर ये राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ में कुछ सीटें दे देते, 2-4 सीटें, 5 सीटें कहीं भी, जैसी जिसकी जो ये देने के लिए इसलिए तैयार नहीं थे, जो टक्कर थी वो सीधी टक्कर बीजेपी से थी। न वहाँ समाजवादी पार्टी का कुछ था, न जो केजरीवाल का था, न ममता बनर्जी का था, न लालू नीतीश का था। आखिर काहे लिए देते वो? भाई केजरीवाल और ममता बनर्जी तो सीट इनसे मांग नहीं रहे थे, लेकिन इंडिया गठबंधन में थे, तो इन्होंने तो अखिलेश जी से भी वादा किया था कि हम मध्य प्रदेश में सीट देंगे। मांगने को तो केजरीवाल ने भी लड़ाया था, केजरीवाल भी मांगने का हक था उनका भी, लेकिन इन्होंने वादा करके मध्य प्रदेश में जो है इन्होंने एक सीट भी नहीं दी अखिलेश जी को। और अखिलेश जी वही सीट मांग रहे थे जहाँ पे कभी ये 8 सीट पे जीते थे, कभी 6 सीट पे सेकंड नंबर पर रहे, कभी 1 सीट जीते थे। तो ये बात भी हो गई थी, लेकिन बाद में कमलनाथ जी जो है इनकार कर गए। और कमलनाथ जी को थोड़ा घमंड गरूर था कि हम अपनी बदौलत चुनाव जीत लेंगे, और उसी में उन्होंने माननीय अखिलेश यादव जी के खिलाफ भी अखिलेश और क्या है इनका, ये सब शब्द इस्तेमाल किए, जिसका नतीजा ये रहा कि जनता में बड़ी मायूसी आई, और जनता में जो उत्साह बना था इंडिया गठबंधन बनने के बाद, तो वो उत्साह में कहीं ना कहीं कमी आई। और ये जनता महसूस करने लगी कि अभी से इन लोगों में खटास चल रहा है,
और जब ये गठबंधन बना था तो एक बहुत बड़ा मैसेज गया था पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में गया था कि मोदी जी के ख़िलाफ़ एक गठबंधन तैयार हो गया है। और इंडिया नाम देने पे मोदी जी घबरा गए, अब भारत कहने लगे लोग उसको। तो देखिए, कांग्रेस को दिल बड़ा करना चाहिए, और कांग्रेस अगर दिल बड़ा नहीं करेगी तो बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे लोग। इनको भी दिल बड़ा करना पड़ा। बीजेपी तो ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों को अपने पार्टी में ले लेती है। एनडीए गठबंधन में ऐसी पार्टियां इनके साथ हैं जिनका कोई जनाधार नहीं है, लेकिन 38 पार्टियां बताते हैं। 38 के साथ साथ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स वगैरह तमाम इनके साथ इनकी पार्टियां हो गई हैं। चुनाव आयोग तक भी इन्हीं की बात मानता है। तो अब जो है, जो रिज़ल्ट आया है उससे हमको भी और विपक्ष को भी और तमाम लोगों को भी, एक पार्टी के लोगों को एक नसीहत मिली है। अच्छा, इस बात को आप मानते हैं कि अखिलेश यादव जी की वजह से ज़्यादा फर्क पड़ा है मध्य प्रदेश में? इतनी बुरी हार अखिलेश यादव जी की वजह से? हाँ, अखिलेश यादव जी की वजह से मध्य प्रदेश में इतना बुरा असर पड़ा है। छत्तीसगढ़ में भी पड़ा है। आज छत्तीसगढ़ में भी यादव समाज का बहुत अच्छा आउट है। तो ये असर तो पड़ा है, हर जगह असर पड़ा अखिलेश जी को, क्योंकि तमाम नेताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने, चाहे वो कोई किसी पार्टी को हो, उन्होंने कमलनाथ के इस बयान की निंदा की थी। यहाँ तक कि अब खड़गे जी भी कह रहे हैं, और खुद दिग्विजय सिंह ने भी जो है इस बयान की निंदा की थी। और वहाँ तो दिग्विजय सिंह को भी साइड कर दिया गया। ये कमलनाथ तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भी बात नहीं सुने, खड़गे जी की बात नहीं सुनी गई। तो इस तरीके से जो वो अपने चूर थे गरूर में, तो उसका नतीजा मिला कि जो है आज जो है वो बुरी तरीके से वहाँ पे शिकस्त खा गए। मान लीजिए कांग्रेस ने बड़ी गलती की थी, सामने 2024 का इलेक्शन है, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल थी। अखिलेश यादव को इस तरह की भाषा बोलनी चाहिए थी। मध्य प्रदेश गए, बड़ी बड़ी रैलियों में उन्होंने कहा कि ये जो है बीजेपी से भी, जैसी बीजेपी है उससे भी बुरी कांग्रेस पार्टी है, इनकी भी नीतियाँ उन्हीं की तरह है। तो ये सारी बातें कहनी चाहिए थी। देखिए, ऐसा है कि बीजेपी और कांग्रेस कहीं कहीं एक सुर में बोलते रहे हैं, बोले हैं। जैसे जातिगत जनगणना की बात रही हो, अब आज तो मंडल की भी बात कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, और बीजेपी तो अभी भी खिलाफ है, जातिगत जनगणना के खिलाफ। वो कह रहे हैं कोई जाति नहीं होती, लेकिन मोदी जी अपनी जाति बताने में जो है वो हिचकते नहीं हैं। और ये बड़ी पार्टियां जो हैं नहीं चाहती हैं कि क्षेत्रीय पार्टियां उभरें। ये क्षेत्रीय पार्टियों को बर्दाश्त करना नहीं चाहते। ये इसमें दोनों की करीब एक राय है। तो इसी पे अखिलेश यादव जी ने कहा कि भाई इनमें और बीजेपी में कोई फ़र्क नहीं है। ये जो है रीजनल पार्टियों को नहीं चाहते उभरने देने के लिए। और चूँकि इस तरीके से अखिलेश जी को अपमानित किया गया था कांग्रेस के नेताओं द्वारा, चाहे वो हमारे यूपी के अध्यक्ष हों और चाहे वो कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हों, जिन शब्दों का इन लोगों ने प्रयोग किया था इनके पिताजी को लेकर के जो है, तो उसकी जो है एक खींच तो रहेगी, तकलीफ़ तो रहेगी। तो वही हम कह रहे थे कि इस तरह की भाषा आप जा करके मध्य प्रदेश की रैलियों में बोलते हैं, कांग्रेस बुरी तरह से चुनाव हार जाती है, फिर इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे और बड़े मंचों पर मंच साझा करेंगे कांग्रेस के नेताओं के साथ, क्या फर्क पड़ेगा जनता के बीच? नहीं, तो जब आपने कांग्रेस ने कह दिया कि हमारा लोकसभा में ही सिर्फ गठबंधन है, तो अब इन्होंने अपने लोगों को लड़ाया। भाई हमारे भी तो कार्यकर्ता हैं, हमारे वो लड़ाया, उन्होंने अच्छा किया, लेकिन इस तरह की भाषा बोलना, कांग्रेस को बुरा बताना, अब अच्छा ही बतियाएंगे इंडिया गठबंधन में अब लोकसभा का चुनाव लड़ना। उन्होंने तो बस इतना ही कहा कि भाई इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, इन दोनों के बजाय किसी दूसरे को वोट दे दो तो बेहतर है, क्योंकि दोनों नहीं चाहते हैं कि जो है रीजनल पार्टी जो है आगे बढ़ें। तो जिस तरीके से इन लोगों ने उनको अपमानित किया, उन्होंने किसी नेता के खिलाफ तो उसने अपमानजनक शब्द हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने तो इस्तेमाल नहीं किया। नेता के लिए नहीं किया, उन्होंने पार्टी के लिए किया। अब हम कहना चाह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे, बड़ी बड़ी रैलियां होंगी, कांग्रेस के पक्ष में भी जाकर के कहीं कहीं रैलियों में वोट मांगेंगे, जनता के ऊपर क्या असर पड़ेगा अखिलेश? नहीं, अब तो इंडिया गठबंधन अब मजबूती से लड़ेगी। देखिए 6 तारीख को बैठक होने जा रही है और लोकसभा में गठबंधन है, तो लोकसभा के चुनाव के लिए
तमाम गठबंधन के नेता एक मंच से इकट्ठा होकर के जो है बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे, बीजेपी के खिलाफ जनता को लामबंद करेंगे। जातिगत जनगणना से लेकर मंडल कमीशन से लेकर के महंगाई, जो मेन मुद्दा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, इस पे कहीं कोई चर्चा नहीं होती। जो लूट खसोट हो रही है, जो अडानी जिस तरह से 10 पैसे वाले अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होता जा रहा है, जो किसानों की समस्या है, जो बुनकरों की समस्या है, जो नौजवानों की समस्या है, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो इस बार इस चुनाव में इस पे ज़्यादातर फोकस होगा और यही मुद्दे लेकर के ये लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि वादे तो बहुत किए गए। अब तो कहा जा रहा है कि मोदी की गारंटी है, ये गारंटी बहुत दिन तक नहीं चलने वाली है। साउथ में तो नहीं चला, यहाँ चला। राजस्थान में चूँकि ध्रुवीकरण की राजनीति हुई, क्या नहीं हुआ राजस्थान में हिंदू मुस्लिम करने के लिए, कन्हैया से लेकर के जो है लव जिहाद, लैंड जिहाद, मदरसा, मस्जिद, गुरुद्वारा, इन सब के ख़िलाफ़ जो है बहुत तरीके की बातें हुई। यहाँ तक कि आदिवासियों का भी ध्यान नहीं रखा। ये तो लोकसभा में भी होगा, ये छोड़िए। मंदिर मस्जिद की जो राजनीति है, धर्म की राजनीति बीजेपी करे, उस पर चर्चा हम नहीं कर रहे। हम एक बात और जानना चाहते हैं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ चला गया, कांग्रेस नहीं जीत पाई। लोकसभा का सामने चुनाव है, तमाम लोग अब लामबंद होकर के चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने इनको झटका दिया अखिलेश यादव को, तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव यानी आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी कांग्रेस को झटका देगी कि नहीं देगी? नहीं नहीं नहीं, सब लोग मिलकर लड़ेंगे। अभी 6 तारीख को बैठक होने जा रही है और मजबूती से लड़ेंगे। और अखिलेश यादव जी यहाँ मजबूती से लड़ रहे हैं, वही मुकाबला कर रहे हैं। अखिलेश यादव यहाँ विपक्षी गठबंधन की बात करें तो अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी सबसे तगड़ा जनाधार रखती है, तो दिल बड़ा करेंगे कि उसी तरह से कांग्रेस की तरह? नहीं, हर एक नेता दिल बड़ा करेंगे। और हम तो ये भी कहेंगे कि बहन मायावती जी को भी इस गठबंधन में शामिल हो जाना चाहिए। उनको भी अंदाज़ा लग गया अपनी ताकत का, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में वहाँ भी इनका जनाधार घटा है। तो अगर भाजपा जैसी सांप्रदायिक ताकतों को रोकना है, क्योंकि भाजपा देखिए अभी मंदिर का मुद्दा लेकर के पूरे देश में आंदोलन करेगी, प्रसाद बांटे जाएंगे, तमाम ध्रुवीकरण की राजनीति होगी। तो इस खतरनाक खेल को समझना है सबको, और तमाम बसपा से लेकर के तमाम वो छोटी छोटी जो भी पार्टियां हैं, उन सब को एक मंच पे आना होगा। और हम कांग्रेस के लोगों से, नेताओं से अपील करेंगे कि कांग्रेस के नेता उन तमाम लोगों को भी जो है इंडिया गठबंधन में शामिल करें, एक मजबूत विकल्प बने। भाई भाजपा तो जिसका कोई जनाधार नहीं, ऐसी पार्टियों को उन्होंने अपने गठबंधन में शामिल किया है। अभी यहाँ उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, अजय राय ने कहा कि हमारी 80 सीटों पर तैयारी है, हम 80 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ सकते हैं। क्या कहेंगे? अब अजय राय भी कुछ भी कहें तो कह सकते हैं, बड़बोलापन वो भी दिखाते हैं। 80 सीट पे क्या है, एक सीट पे तो आप चुनाव MLA का जीते हो, वो भी वहाँ पे समाजवादी पार्टी ने मोना मिश्रा के खिलाफ कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, तो 1-2 सीट जीत के। और इस तरीके की बातें, यही सब बातें गड़बड़ है ना। इस तरीके की बात अजय राय को भी नहीं करना चाहिए, न कहना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने देखिए हमेशा से बड़ा दिल दिखाया है, कभी भी राहुल गांधी जी के खिलाफ, सोनिया गांधी जी के खिलाफ, या इनके जो और बड़े नेता हैं, कभी भी न माननीय मुलायम सिंह जी ने, न अखिलेश यादव जी ने इन लोगों के खिलाफ कभी कैंडिडेट नहीं उतारा है, हमेशा समर्थन दिया है। तो अब इस तरह के अजय राय जी अगर बात करेंगे तो वो अच्छी बात नहीं है, और बात अगर की जाएगी तो बहुत आगे तक बढ़ेगी। चुनाव के दौरान बहुत बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कहा कि जो अपने पिता का नहीं हुआ, आम जनता का क्या होगा, जो है उनकी कितनी बड़ी वो है। तो आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो क्या अखिलेश यादव के सामने मंच साझा करने में हिचकेंगे नहीं? अब वो अजय राय कहाँ से मंच साझा करेंगे, बड़े बड़े नेता साझा करेंगे ना। प्रदेश अध्यक्ष हैं वो, नहीं प्रदेश अध्यक्ष हैं तो सब राष्ट्रीय नेता मंचों पे रहेंगे ना, उनका भाषण होगा ना। और अजय राय को तो कम से कम सोचना चाहिए कि उनके पिताजी के बारे में जो उन्होंने, आपने अभी कहा कि बोल गए, तो बहुत गलत बात है। अब अजय राय जी
क्या है हम तो नहीं समझ पाएंगे। हम बोल देंगे तो अभी कांग्रेस के लोगों को बुरा लग जाएगा, क्योंकि गठबंधन है। हम चाहते हैं गठबंधन बना रहे, मजबूती से लड़ें। हमारी दुश्मन नंबर 1 तो भारतीय जनता पार्टी है ना, हमको उसके खिलाफ लड़ना है। हम ये तो साफ कहते हैं कि आप जो है बीजेपी के लिए काम करते हैं, जहां बीजेपी को जिताने के लिए अपना कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं अखिलेश यादव। अजय राय जी ने कहा था ये बात। आज़ाद तो अजय राय के डीएनए में क्या है, वो भी तो बीजेपी में रहे ना, भाजपा का डीएनए है ना उनका। और जब भाजपा से टिकट नहीं मिला तो सपा में आए, और सपा से जो है फिर कांग्रेस में गए। हाँ, अब अजय राय जी इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, बोलना नहीं चाहिए। मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, बुरा न माने कांग्रेस के लोग, ये भी कह दे रहा हूँ कि अजय राय जी ठीक हैं, वो अध्यक्ष बने थे, हमने उनको मुबारकबाद भी दिया था। बनारस के हैं, बनारस के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं, और उन्होंने भी बनारस के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। तो मैं अजय राय जी के बारे में एक बात सिर्फ इतना ही कह दूं कि आप 80 लोकसभा सीट की तो बात करते हैं, लेकिन बनारस में नगर निगम का चुनाव होता है तो आपको 100 ठो पार्षद के उम्मीदवार नहीं मिलते हैं। आप जो है सिर्फ 75 ही सीट पे चुनाव लड़ा पाते हैं, और उसमें भी कोई 100 वोट पाता है, कोई 150 वोट पाता है। इसलिए ऐसी और अगर हम कह दें तो हमारे माननीय अजय राय जी अभी चुनाव लड़े थे तो तीसरे नंबर पे थे। कुलासिला से पिंडरा से चुनाव लड़े थे तो तीसरे नंबर पे थे। तो अजय राय जी को भी इतनी बड़ी बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। गठबंधन बनाना है ना, साथ मिलके लड़ना है ना। ये सब बातों पर चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि आने वाले समय में 2024 का इलेक्शन है, ये सारे नेता एक मंच पे मंच साझा करने की बात कर रहा है, लेकिन जो खटास है जो दिल में है वो दूर हमको लगता है कि नहीं हो पाएगी। जनता भी अच्छी तरह समझती है। अभी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कल्की धाम के पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णन ने भी बहुत बड़ा बयान दिया है कि कांग्रेस को सनातन का श्राप लगा है। ये घूम घूम करके बड़े मंचों पर ऐलान करते थे कि हम जाति जनगणना कराएंगे, ये जातियों में बांटना चाहते थे, इसलिए सनातन का बार बार अपमान हो रहा था और सनातन का श्राप लगा कि ये 3 राज्य बुरी तरह से हार गए। ऐसा है, प्रमोद कृष्णम जी भी जो है वो कहीं न कहीं उल्टी सीधी बात करते रहते हैं। सनातन का कहीं से किसी ने कोई अपमान नहीं किया है। जहाँ तक जातिगत जनगणना की बात है तो जातिगत जनगणना की तो बात सब लोग करते हैं, हो रहा है। और प्रमोद कृष्णम जी भी कब क्या बोल दें, क्योंकि अब कांग्रेस में वो भी साइड लाइन में हो गए हैं। हाँ, तो वो कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं। तो अभी उन्होंने कहा कि जाति जनगणना की हर जगह ये बात करने लगे थे, इसलिए इनको हार का मुंह देखना पड़ा। हाँ, तो वो गलत बोल रहे हैं ना, वो गलत बोल रहे हैं। अब वो भी तो मनुवादी व्यवस्था से ग्रसित हैं प्रमोद कृष्णम जी, वो भी मनुस्मृति चाहते हैं। और वो भी कल की पीठ के जो है वो धर्माचार्य हैं, तो वो भी जो है उसी राह पे चल रहे हैं जिस राह पे बीजेपी चल रही है। तो उनके बातों के ऊपर बहुत से लोगों को ध्यान नहीं देना, ना ध्यान देंगे। वो उन लोगों की मानसिकता भी वही रही है जो भाजपा की मानसिकता रही है, और हो सकता है कि वो इसलिए बोल रहे हैं कि कल उनको भाजपा में जाना पड़ जाए। तो इस तरह से कई तरह की बातें कर रहे हैं, और कभी ओम प्रकाश जी के साथ घूम रहे हैं, कभी किसी के साथ घूम रहे हैं। तो इनके बातों को कोई जनता जो है अपने संज्ञान में नहीं लेगी। प्रमोद कृष्णम जी कई बार इस तरह की बातें बोल चुके हैं। हम तो उनके साथ भी एक मंच पे साझा किए हैं, गंगा आंदोलन में हम उनके साथ भी रहे हैं। बनारस में आए तो भी हम मुलाकात की। पाला बदल सकते हैं कभी, अभी लोग बदल सकते हैं। जो जातिगत जनगणना जिसको पसंद नहीं है, मंडल कमीशन की जिसको पसंद नहीं है, जिसको सामाजिक न्याय पसंद नहीं है, सबको बराबरी का हिस्सा जिसको पसंद नहीं है, जो नहीं चाहता कि समाज में जो सबसे पिछड़ा गरीब तबका, जो कमज़ोर तबका है, वो आगे आए, ऊपर आए, और वो ये नहीं चाहते हैं, तो ऐसे लोग कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। भाई, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब जो है आज़ाद हैं। हाँ, मतभेद तो होता है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। ठीक है। देखिए, हम चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, और हम बात करें तमाम पूर्वांचल के कद्दावर नेताओं में, तो एक समय था जब अतहर जमाल लारी साहब एक बड़े नाम हुआ करते थे, और आज भी जिस तरह से मीडिया डिबेट पर खुल करके बातें कर रहे हैं, आज के इस परिवेश में जहां बड़े बड़े नेता दुबक करके बैठे हैं, बात नहीं करना चाहते हैं मुद्दों पर, हम चर्चा कर रहे थे। और ये सारी बातें हमने इनसे इसलिए की कि इंडिया गठबंधन में जो खींचतान है, जो लोगों के अंदर जो टीस है एक दूसरे नेताओं के प्रति,
वो जनता के बीच दिखाई दे रही है। लेकिन उन सारी चीज़ों को संजो कर किस तरह से ये फिर से एक मंच पर आएंगे और 2024 की तैयारी करेंगे, ये सारा चीज़ हम आपके बीच में समझना चाहते थे और इस बात पर हम चर्चा किए। खबरें हमारी कैसी लगी, ये वीडियो आपको किस तरह की लग रही है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिख करके बताइएगा। कोई सुझाव हो तो उसे भी लिख करके हमें ज़रूर बताइएगा। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। तमाम और खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर